नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास का 130 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले 68th बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि इसमें जो है 38वें बीपीएससी से 67वें बीपीएससी तक के सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़। वर्तमान में मेहरगढ़ पाकिस्तान देश में स्थित है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिलता है। कोल्डिहवा से मिलता है, और याद रखिए कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रयागराज क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग जो है, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः लाल रंग का उपयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है, आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता के बारे में आपको ध्यान से याद रखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ साक्ष्य तो उपलब्ध था। ठीक है, लिखा हुआ साक्ष्य तो उपलब्ध था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। ठीक है, इसे पढ़ा नहीं गया, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ऐतिहासिक काल किसे बोला जाता है? तो जहाँ पर लिखा हुआ भी उपलब्ध हो। ठीक है, लिखा हुआ तो उपलब्ध ही हो, और जो लिखा गया उसे पढ़ा गया हो, तो उसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्के ईंट से बनी इमारत है। पक्के ईंट से बनी इमारत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इसमें से कौन एक आपका जो है हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह है। और आपको याद रखना है कि लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? इसमें से कौन सा जो आपके स्थल है वो गुजरात में स्थित है? तो देख लीजिए, लोथल ये आपके गुजरात में स्थित है। कालीबंगा, कालीबंगा ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। डाबरकोट जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हरियाणा के बनावली से जो है टेराकोटा मतलब मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेतों का निशान जो है कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। जबकि वाटर मैनेजमेंट का साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध है? कहाँ उपलब्ध है, कहाँ मिला है? तो धौलावीरा में मिला है। और आपको याद रखना है कि धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में वर्तमान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसमें से कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो देख लीजिए कौन आपके संबंधित नहीं थे। R.D. बनर्जी संबंधित थे, K.N. दीक्षित संबंधित थे, M.S. वत्स संबंधित थे, जबकि B.A. स्मिथ आपके संबंधित नहीं थे। ठीक है, B.A. स्मिथ आपके संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि सारे पॉइंट को आप लोग पढ़ लीजिए। वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, तो पहला तो ठीक है।
मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता था, ये गलत है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, ये भी गलत है। तो इसमें केवल आंसर ए हो जाएगा। वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? प्रसिद्ध जो है 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो ये लड़ा गया है परुस्नी नदी के तट पर लड़ा गया है। परुस्नी नदी, परुस्नी को वर्तमान में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी के नाम से जाना जाता है, रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जो 9वां मंडल है पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? यहाँ पर उल्टा कर दिया है, ठीक है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेय पर नामकृत देवता पर, ठीक है। सोम और इस पेय पर नामकृत देवता पर। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? जो गायत्री मंत्र है ये किस पुस्तक में उपलब्ध है, किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आप सभी लोग सोच के बताइए। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वैशेषिक के द्वारा किया गया था, वैशेषिक के द्वारा किया गया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि ये वैशाली के निकट था कुंडग्राम। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर जैन की मृत्यु जो है पावापुरी नगर में होती है, पावापुरी नगर में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, ठीक है। जमाली कौन था? तो महावीर स्वामी का दामाद था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसमें से कौन जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो है, 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? जो पहला महात्मा बुद्ध का उपदेश था उसे बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। तो पहला उपदेश कहाँ पर देते हैं? सारनाथ में देते हैं। और सारनाथ वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ है? तो इसमें आपको याद रखना है कुशीनगर में हुआ है, ठीक है। कुशीनगर में हुआ है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। तो इसमें ध्यान रखना है बौद्ध धर्म की त्रिपिटक जो है धार्मिक पुस्तक है, बौद्ध धर्म की। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? इससे आप लोग दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए और सोच के इसका आंसर बताइए। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसमें से कौन जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता ये भी समान है, आत्मदहन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो जैन है ये ज़्यादा आत्मदहन करते हैं, जबकि जो बौद्ध है इनके बारे में याद रखिएगा ये मध्यम मार्ग अपनाते हैं,
ये मध्यम मार्ग अपनाते हैं बौद्ध। ठीक है, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति दोनों करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपको भी जो है बौद्ध धर्म का जो मध्यम मार्ग है इसे ही अपनाना चाहिए। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोध गया में जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का है या इस पीढ़ी का है? तो आपको ध्यान रखना है पंचम पीढ़ी का है। ठीक है, पंचम पीढ़ी का है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो बराबर की गुफाएं हैं इसका उपयोग किसने आश्रय गृह मतलब रहने के लिए इस्तेमाल में किया? तो ये इस्तेमाल किया गया था आजीविकों के द्वारा। ठीक है, ये आजीविकों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जो आजीवक संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मखली गोसाल। मखली गोसाल इसके संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? जो पाटलिपुत्र है आज का पटना, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक उज्जैन है। और आपको ध्यान रखना है कि पहली बार राजधानी भी उज्जैन ही बनाते हैं पाटलिपुत्र को। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? वापस आ गया क्वेश्चन जो हमने बोला आपको। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये चयन किया गया था उज्जैन के द्वारा। ठीक है, उज्जैन के द्वारा चयन किया गया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र उज्जैन के द्वारा बसाया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व में पहला गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छविक द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छविक द्वारा स्थापित किया गया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ध्यान रखिएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो प्रारंभिक राजधानी जो है राजगिरी थी। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये पूछा गया था 2011 में। ठीक है, ये पूछा गया था 2011 में पूछा गया था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक जो है बिंबिसार, इसके चिकित्सक कौन थे? तो इसके चिकित्सक थे जीवक। कौन थे? जीवक। ठीक है, ये 2022 में पूछा। अच्छा हाँ, ये पूछा गया था 67th BPSC री एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। नेक्स्ट है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या है? जो अजात शत्रु है इसके वंश का नाम क्या है? तो हर्यक वंश इसके वंश का नाम है, हर्यक वंश। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो अजात शत्रु हैं इनके पिताजी का नाम क्या है? तो बिंबिसार है। बिंबिसार जो है इनके पिताजी का नाम है। और बेटा आपके हो गया अजातशत्रु। और जो अजातशत्रु है इसका बेटा कौन है? तो इसका बेटा आपके उदयन है। ठीक है, इसका बेटा कौन है? तो उदयन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने किया। किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो जो मेगास्थनीज है उसके पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है? यहाँ पर उल्टा कर दिया है। तो जो इंडिका बुक है इसका लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज दूत था। तो जो मेगास्थनीज है ये किसका दूत था? तो सेलुकस निकेटर का दूत था। ठीक है, सेलुकस निकेटर का दूत था। अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम जो है मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर्थ जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। ठीक है, बृहदर्थ जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। और आपको याद रखना है कि पुष्पमित्र शुंग जो है इसकी हत्या करके जो है
शुंग वंश की स्थापना करता है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में जो है रुद्रदामन की प्रथम विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो किस में वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इसमें से किसका जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। और आपको याद रखना है कि खारवेल जो है कहाँ का शासक था? तो कलिंग का शासक था, आज के उड़ीसा का शासक था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किस वंश से इसका संबंध था? बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी लोग सोचिए पहले एक बार। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो किससे इसका संबंध था? तो महामेघ वाहन वंश और चेदी वंश से। महामेघ वाहन वंश और चेदी वंश से, ठीक है। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर होगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को बोला जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। जो नेपोलियन था ये किस देश का था? तो आपको याद रखना है नेपोलियन जो है ये फ्रांस का था। नेपोलियन जो है ये फ्रांस का था, ठीक है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्कंद गुप्त है, ठीक है। स्कंद गुप्त जो है हुनों को पराजित करता है। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो है बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत भूमि बोला जाता था। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, तो ये कब यात्रा किया था? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में जो है यात्रा करता है भारत का, ठीक है, ये भारत का यात्रा करता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो आपको याद रखना है ह से हर्षवर्धन और हा से हुएनसांग। हा से हर्षवर्धन, हा से हुएनसांग, ठीक है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है हुएनसांग भारत की यात्रा करता है। जो फाहियान है किसके शासनकाल में आता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है? जो कल्हन है इसकी पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। और आपको याद रखना है कि जो राजतरंगिणी बुक है इसमें कश्मीर के इतिहास का जिक्र है, इसमें कश्मीर के इतिहास का जिक्र किया गया है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है बिहार राज्य में स्थित है। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? जो कर्नाट वंश है इसका संस्थापक कौन था? तो नानदेव जो है कर्नाट वंश का संस्थापक था, ठीक है। नानदेव जो है कर्नाट वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। हरि सिंह जो है कर्नाट वंश का अंतिम संस्थापक था। और आपको ध्यान रखना है कि जो कर्नाट वंश है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ इसकी राजधानी थी, सिमरावगढ़, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कर्नाट वंश की जो राजधानी है ये सिमरावगढ़ था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो है दिखने लगता है? किस काल में अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से दिखने लगता है? तो धर्मशास्त्र के समय में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा जो है किस शहर में आयोजित की गई? तो कश्मीर में आयोजित किया गया, कश्मीर में, ठीक है, कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया था। और आपको याद रखना है कि ये आपके चौथा
बौद्ध संगति था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। लेकिन आपसे अध्यक्ष से क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है उपाध्यक्ष से, ठीक है, कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे, ठीक है। अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे, इसे नोट कीजिएगा, क्योंकि आपको जो उपाध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? राजगिरी में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और इस समय शासक कौन थे? तो अजातशत्रु इस समय शासक थे। अजातशत्रु इस समय शासक थे। और साथ ही आपको याद रखना, जब दूसरा बौद्ध संगति होता है तो इस समय शासक कौन थे? तो कालाशोक थे और तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो कहाँ पर हुआ था? राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था। दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलबन जम्मू कश्मीर में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? तो प्रथम बौद्ध महासभा जो है राजगिरी में आयोजित होती है। उसके बाद है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है, तो उसे आपको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। जो बुद्ध हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, बोध गया। प्रथम प्रवचन, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और इनका निर्धन कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। इनका निर्धन कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 के बाद आपका 2, 1, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? बोध गया में जो है किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, गौतम बुद्ध को। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? जो गौतम बुद्ध है उनको एक देवता का स्थान किस राजा के समय में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में प्राप्त हो जाता है। कनिष्क के समय में आपके प्राप्त हो जाता है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये कहाँ पर था? वैशाली में था, ठीक है, वैशाली में था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किस में उपलब्ध है 16 महाजनपदों की सूची? तो अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस युग में हुआ था? तो गुप्त काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में जो है मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, उसका पीछे क्या कारण था? आप सभी लोग सारे पॉइंट को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो आपको याद रखना है कि सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए मध्यकाल में जो है मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। जो मनसबदारी व्यवस्था है इसका बृहद पैमाने पर इस्तेमाल अकबर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए और दूसरा कथन आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, तो पढ़ लीजिए। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, तो बिल्कुल
ठीक है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, तो ये भी आपका ठीक है। लेकिन आपके आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, दोनों तो सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर आपके सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ था, तो आपको याद रखना है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व जो है 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध की राजधानी कौन सी थी, तो यहाँ पर देखिए इसे हटा दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। मगध की राजधानी कौन सी थी, तो राजगिरी भी था और पाटलिपुत्र भी था, लेकिन सबसे पहले जो मगध की राजधानी राजगिरी बनता है, उसके बाद आपके पाटलिपुत्र बनता है। ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाता है, तो उदयन बनाता है। ठीक है, उदयन बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो अभी आपने देखा कौन थी, राजगिरी थी। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये 2020 में पूछा गया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर किस राजवंश के द्वारा शासन किया गया, तो मौर्य वंश के द्वारा शासन किया गया है। ठीक है, मौर्य वंश के द्वारा शासन किया गया है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है, वह है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है। तो आपको याद रखना है, विशाख दत्त के जो बुक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिक्र किया जाता है, और जो विशाख दत्त का बुक है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस यहाँ पर लिख देते हैं हम, मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। इसमें से कौन जो है आपके, वो सिकंदर महान के समकालीन था। तो धनानंद जो है, इसको धनानंद भी बोला जाता है, तो जो धनानंद है ये सिकंदर के समकालीन था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो धनानंद है इसका संबंध किस वंश से है, तो इसका संबंध नंद वंश से है। और नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद था। संस्थापक जो है महापद्म नंद था। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो किससे बना हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी से बना हुआ था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। जो अष्टप्रधान है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, तो शिवाजी के द्वारा इसका गठन किया गया था अष्टप्रधान का। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो दक्कन की विजय जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्राप्त किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्राप्त किया गया था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। जो चंद्रगुप्त है इसका प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर था। किस अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिल जाता है कि जो चंद्रगुप्त है इसका प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। इसमें से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग सम्मिलित थे, जबकि श्रीलंका जो है सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका जो है सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में हुआ था।
और इसके अध्यक्ष मोगलीपुतस थे। इसके अध्यक्ष जो है मोगलीपुतस थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो जो अशोक के शिलालेख है इसमें जो भाषा प्रयुक्त है वो आपके है प्राकृत है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो जो अभिलेख है सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, जहाँ पर खरोष्टी लिपि मिलता है, जहाँ पर जो है खरोष्टी लिपि का जिक्र मिलता है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? यहाँ पर देखिए ये आपके पेज हो गया। इस पेज में जो है दाहिने से बाईं की ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी? तो इसमें आपको याद रखना है ये लिपि है खरोष्टी लिपि। ठीक है, ये पूछा गया था 2017 में, खरोष्टी लिपि है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? जो अशोक हैं इनके द्वारा एक धम्म जो है एक धर्म टाइप का था, तो इसका मुख्य संदेश क्या था? तो राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो सारे जो ये आपके पॉइंट है धम्म का, अशोक का जो धम्म था उसका मूल संदेश था। ठीक है, तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो किसमें बताता है? भब्रू स्तंभ में बताता है। भब्रू स्तंभ में बताता है। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेखों में अशोक समानता जो है प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक जो है समानता प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर जो है राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो कौटिल्य हैं इन्हें चाणक्य भी बोला जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री होते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो आर्थिक संबंध पर आधारित नहीं है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, विदेश नीति पर आधारित है, धन संचय पर आधारित नहीं है। तो बी और सी एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित करता है। इसके द्वारा बताया गया 7 श्रेणियाँ। पहला था दार्शनिक, दूसरा कृषक, यहाँ पर लिख देते हैं आपको हम। ठीक है, पहला आपके था दार्शनिक, पहला हो गया। दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, ठीक है, पशुपालक। उसके बाद चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा आपका है निरीक्षक। ठीक है, और जो 7वां है सभासद है, सभासद। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, थोड़ा अक्षर खराब है लेकिन लिखने में बनता नहीं है फ़ोन पर, समझे कि नहीं? दिक्कत इसी बात का है, और जिससे हम लिखते हैं ना बहुत ही टाइट चल रहा है फ़ोन पर आज, पता नहीं क्यों। उसके बाद नेक्स्ट है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है, अशोक के शिलालेख में किया गया है, पुराणों में किया गया है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। तो किस में किया गया है? आपने देखा अभी तुरंत, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। पेरिपल्स ऑफ द एरेथेरियन सी किसने लिखी है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए इसके राइटर के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कोई लिखने वाला कोई नाविक था। ठीक है, लिखने वाला कोई नाविक था जो भारत से आयात और जो निर्यात वस्तु होता था
उसके बारे में भी ये जिक्र करता है। तो इसके राइटर के बारे में पता ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो किसमें वर्णन है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो किसमें वर्णन है? इंडिका में वर्णन है। ठीक है, इंडिका में वर्णन है। और इंडिका किसका बुक है? तो मेगास्थनीज का बुक है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ये बनाया गया था उदयन के द्वारा। उदयन के द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये पूछा गया था 1997-98 में क्वेश्चन, तो उस समय आंसर दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, लेकिन अब अगर आ जाएगा तो आपको इनमें से कोई नहीं करना है, क्योंकि पूछा गया क्या? सर्वप्रथम अपनी राजधानी, तो सर्वप्रथम उदयन के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उस समय इनमें से कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य आंसर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? इसमें से किसके द्वारा जो है व्यापक पैमाने पर जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था? तो बीमा कड़फिसेस के द्वारा किया गया था। बीमा कड़फिसेस के द्वारा किया गया था। और आपको याद रखना है कि जो बीमा कड़फिसेस है, इनका संबंध किस वंश से था? तो ये कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है, कुषाण वंश के शासक थे। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गांधार शैली जो है निम्न समय में फली फूली, तो किसके समय में फलता फूलता है? तो कुषाणों के समय में फलता फूलता है। ठीक है, कुषाणों के समय में फलता फूलता है, खासकर कनिष्क के समय में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? इनमें से किस शासक ने जो है चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो आप पहले ही देख चुके हैं, कनिष्क के द्वारा। ये 2020 में पूछा गया है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद भारत पर जो है कण्वा वंश ने राज किया। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था। और देवभूति की हत्या कौन करता है? तो वसुदेव कर देता है। ठीक है, वसुदेव कर देता है। और हत्या करके जो है वसुदेव कण्व वंश की स्थापना करता है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? सारे को ध्यान से पढ़ लीजिए। गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुफा लेख के साथ, सारनाथ लेख के साथ। तो आपको याद रखना है हाथी गुफा लेख के साथ। ठीक है, हाथी गुफा लेख के साथ। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की हत्या कर सत्ता प्राप्त करता है। और हत्या के पीछे कारण था क्योंकि शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध नहीं किया गया था रामगुप्त के द्वारा। और याद रखिएगा कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जब रामगुप्त की हत्या कर देता है तो उनकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह भी कर लेता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये विशेषता था गुप्त काल का। गुप्त काल का एक विशेषता था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो ताम्रलिप्ति है पश्चिम बंगाल में है, कल्याण, भड़ौच, कम्बे, इन सभी बंदरगाहों का इस्तेमाल जो है उत्तर भारतीय व्यापार के लिए करते थे। ठीक है, उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में लाते थे। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो सबसे अधिक जो है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो ग्राम अनुदान दिया गया था, यह दिया गया था गुप्त वंश के द्वारा दिया गया था। ठीक है, गुप्त वंश के द्वारा दिया गया था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में जो है, गुप्त काल में जो है भूमि राजस्व की
दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग था, उपज का छठा भाग था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? इसमें से किसका जो देन है, भागवत संप्रदाय जिसे वैष्णव धर्म भी बोला जाता है, उसके विकास में अत्यधिक योगदान था। तो ये योगदान था गुप्त शासकों का। ठीक है, ये गुप्त शासकों का इसमें सर्वाधिक योगदान था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये किसके द्वारा पहली बार बताया गया था? ये आर्यभट्ट के द्वारा पहली बार बताया गया था। ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा जो है पहली बार बताया गया था। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? इसे दोबारा ध्यान से पढ़िएगा। इनमें से कौन जो है गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो इनमें से किसी का संबंध जो गुप्त काल से नहीं है, जो एक चिकित्सक हो। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सुश्रित है, इनका काल कब से कब तक है? तो इनके बारे में याद रखिएगा कि इनका जो काल है 600 बीसी के आसपास का इनका काल है। ठीक है, 600 बीसी के आसपास का इनका काल है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? जो वर्धन राजवंश है, इसकी स्थापना पुष्पभूति के द्वारा किया गया है, पुष्पभूति के द्वारा किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। और ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, बिहार के। ठीक है, तक्षशिला, इसके बारे में याद रखिएगा कि वर्तमान में तक्षशिला जो है पाकिस्तान में स्थित है। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय जो है सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो कौन था? मथुरा था। ठीक है, मथुरा। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कवि बान निवासी था, जो कवि बाणभट्ट है, ये कहाँ का निवासी था? तो कवि बाणभट्ट जो है पाटलिपुत्र का निवासी था, पाटलिपुत्र का निवासी था। चीनी यात्री ईत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 637 ईस्वी में। तो आपको याद रखना कि इनमें से कोई नहीं। जो चीनी यात्री ईत सिंह है, ये भारत में यात्रा या भ्रमण कब से कब तक करता है? तो 671 या 672 ईस्वी में करता है। ठीक है, 671 या 672 एडी में करता है। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो आपको क्या बताए थे कि ह से ह्वेनसांग, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आता है। और फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। कहीं कहीं पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी लिखा मिलेगा, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही लिखा गया है। ठीक है, ये उपाधि था चंद्रगुप्त द्वितीय का। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है, कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो किससे संपर्क था? जावा सुमात्रा के राजाओं से, जावा सुमात्रा के राजाओं से संपर्क था। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो ये किसके बारे में जिक्र किया गया है? तो बालपुत्र देव के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, बालपुत्र देव के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका विनाश के पीछे कारण था मुसलमान आक्रमण था। ठीक है, मुसलमान आक्रमण था।
बख्तियार खिलजी के बारे में आपको जानकारी होगा कि बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है। ठीक है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो चंदेल थे। ठीक है, चंदेल जो MPPCS है ना, इसके बारे में खूब पूछता है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक जो है धर्मपाल था। धर्मपाल का संबंध पाल वंश से है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र बिहार के भागलपुर में स्थित है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसमें कदम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं होता है, जबकि चेल, चोल और पांड्य का उल्लेख मिलता है। संगम युग में जो है उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरैयूर जो है कपास और सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि उरैयूर जो है चोलों की राजधानी थी। उरैयूर जो है चोलों की राजधानी भी थी। मुद्रा रासच का लेखक निम्न में से कौन है? जो मुद्रा रासच है इसका लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। विशाख दत्त है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं। स्वप्नवासवदत्ता के ऑथर हैं, उनका नाम क्या है? तो भास इसके ऑथर हैं, भास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक था। तो किरातार्जुनीय पुस्तक का लेखक जो है भारवी हैं। कौन है? भारवी हैं। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था 67वें BPSC में। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो जो है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन रहता है। ये किसका आपके बुक है? तो नागसेन का ये आपके बुक है, नागसेन के द्वारा लिखा गया है। और आपको याद रखना है कि जो मिलिंद पन्हो है इसमें नागसेन एवं मेनांडर के बीच में जो बातचीत हुआ है उसका जो जिक्र है मिलिंद पन्हो में किया गया है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो हर्षचरित्र बुक है यह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये पूछा गया आपके 67वें BPSC 2022 में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजययालय जो है चोल वंश का संस्थापक था। ठीक है, विजययालय। नेक्स्ट पॉइंट है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है ग्राम पंचायतों के लिए प्रसिद्ध है, विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल जो है BPSC का फेवरेट पॉइंट है, यहाँ से हर वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को जो है गोपुरम बोला जाता है। ठीक है, गोपुरम बोला जाता है। तो प्राचीन भारत से संबंधित जितना भी प्रश्न BPSC के द्वारा पूछा गया था 2022 तक, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया गया है। टोटल आपके 130 प्रश्न को डिस्कस किया गया है। इसके बाद मध्यकालीन भारत और फिर मॉडर्न इंडिया को डिस्कस किया जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू।